हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट मार्च 2023 एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के यूनिट से जो सवाल आए थे उनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सवाल इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे और आसानी से आप उन्हें डील कर सकते हैं। और अगले एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेस इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट से कौन सा इंडेस जुड़ा हुआ है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो एक सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको ये याद है तो याद है, नहीं आता तो नहीं आता। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि एएस वाले जो प्रिंट आउट है ना, वो तो अपने आप टेबल पे दीवार पे चिपका लीजिए। उनसे सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, फैक्चुअल सवाल होता है। जिसको याद होता है वही उसे आंसर करता है और उसको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं, फ्री के नंबर मिल जाते हैं। जिसे नहीं पता उसे फ्री के नंबर कट जाते हैं। तो इंड एस 21 है प्यारे दोस्तों, जो कि डील करता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट से। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, सारे इंडियस आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए थे, कवर अप किए गए थे। तो अगर आपने उन्हें अच्छे से रीड किया था तो आई डोंट थिंक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ फॉलोड बाय द अकाउंटेंट इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। डुअल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिज्म, मनी मेजरमेंट या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो अकाउंटेंट होते हैं ना, बहुत ही कंजर्वेटिव लोग होते हैं, सेफ खेलना पसंद करते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई इनकम हो जाएगी तो उसके बारे में अभी सोचते नहीं है। अगर लग रहा है फ्यूचर में कोई घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसका प्रोविजन आज ही बना लेते हैं। और ये आपका कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे माना जाता है। तो पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ आपकी यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सही मानी जाएगी, उसके ऊपर बेस्ड है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस का जो कंसेप्ट है आपके साथ कोर्स में डिस्कस किया हुआ था। तो बेसिक नॉलेज अगर आपको है, आप उसे अप्लाई करते तो आसानी से ये सवाल आपका हो जाता। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5. X surrenders 1/4 of his share and Y surrenders 1/5 of his share in favor of Z, the new partner. What will be the new profit sharing ratio of the firm's partners? तो देखो, X और Y की जो रेशियो दे रखी है 4:5 दे रखी है, और X ने अपना 1/4 सरेंडर कर दिया। तो 4/9 और 5/9 इनका हो जाएगा। X ने अगर अपना 1/4 सरेंडर कर दिया तो यानी कि उसने कितना सरेंडर कर दिया, उसने अपना 1/9 सरेंडर कर दिया। ऐसी Y ने अपना 1/5 अगर सरेंडर कर दिया तो उसने अपना अगेन 1/9 यहाँ पे सरेंडर कर दिया। तो x और y ने अपना 1/9 सरेंडर कर दिया, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 2/9 हमारे पास जो निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द शेयर ऑफ z। ये z का शेयर हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे x और y का रिमेनिंग शेयर निकालना हो तो 4/9 में से 1/9 आप घटाएंगे तो x का शेयर आ जाएगा 3/9, और y का हमारे पास यहाँ पे 5/9 में से 1/9 घटाएंगे तो ये 4/9 आ जाएगा। तो 3:4:2 का जो रेशियो है ना, वो यहाँ पे बन जाएगा। और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे सवाल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऑफ अ फर्म ₹1 लाख एंड इट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस ऑन लॉन्ग टर्म डेट आर ₹20,000. What is the interest coverage ratio if the rate of income tax is 60%? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, इंटरेस्ट बता रखा है 20,000 का, पर EBIT नहीं बता रखा कि EBIT कितना है। नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, ये आफ्टर टैक्स है। ठीक है, और टैक्स रेट हमारा कितना है जी, 60% का टैक्स रेट है। तो 60% टैक्स के बाद ये 1 लाख बचा, तो टैक्स से पहले कितना होगा, ये बेसिकली 40% बच गया। तो अगर मेरे को निकालना हो कि टोटल 100% कितना है, तो 100% तो मेरा यहाँ पे 2.5 लाख हो जाएगा। 2.5 लाख में से अगर आप 60% टैक्स निकालेंगे तो 1.5 लाख लेस होके आपका ये यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना, वो 2.5 लाख का बनेगा। और अगर मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है तो इसमें मेरे को अपना जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो 2.5 लाख में 20,000 और ऐड कर दूंगा तो ये 2,70,000 हो जाएगा। और 2,70,000 डिवाइडेड बाय 20,000 ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा, मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो
विच इज गोइंग टू बी 13.5 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर मेरा जो यहाँ पे है ना वो ऑप्शन नंबर 2 का सीधा सीधा बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला कंसेप्ट कोर्स में डिस्कस किया हुआ था, सवाल भी डिस्कस किए हुए थे, तो आई डोंट थिंक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द assumptions ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। Total cost can be segregated into fixed and variable component. This is an assumption. Fixed cost per unit of production remain constant. देखो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इट रिमेन्स कांस्टेंट। पर यूनिट पे कांस्टेंट नहीं रहती है, ओवरऑल कांस्टेंट रहती है। आप 1 लाख बना रहे हैं, 1,10,000 बना रहे हैं, 1,20,000 बना रहे हैं, दिस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। बट अगर आप पर यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट इज गोइंग टू वेरी। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती है। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। तो हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो आपकी पर यूनिट ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड, हाँ तो बिल्कुल सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड रहता है। वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट नहीं, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट यहाँ पे सेम रहती है। अगर आप 2 यूनिट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे जो 1 यूनिट की होगी वो कितनी है, लेट्स सपोज 10 रुपीज है, 10 रुपीज पर यूनिट है। 3 यूनिट बना रहे हैं तो भी ये 10 रुपीज पर यूनिट होगी। तो पर यूनिट जो कह रहे हैं आपको कि पर यूनिट जो है ना ये आपकी वेरी करेगी नहीं, पर यूनिट तो ये सेम रहती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये चेंज हो जाएगी, बट पर यूनिट तो ये 10 रुपीज पर यूनिट ही रहने वाली है, पर यूनिट वेरी नहीं करती, चेंज नहीं करती। तो ई इज ऑल्सो नॉट एन एजम्पशन। ओके, तो इसीलिए हमारे पास बी और ई जो है ना वो इसकी एग्जाम्पशन नहीं होंगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के फीचर, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अगर आपको ये चीजें मालूम थी तो आई डोंट थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उससे कौन सी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जुड़ी हुई हैं। शेयर्स इशूड फॉर कैश, तो अगर आपने शेयर्स कैश के लिए इशू किया तो शेयर इशू इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हाँ बिल्कुल पार्ट बनेगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, अगेन पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीनरी, फिक्स्ड एसेट का सेल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ए, बी और डी जो है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जुड़े, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर आपको पता है तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए अगला सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इशू और डिस्क्रिप्शन कुछ दे रखे हैं, ये आपके कुछ ऑडिटिंग से जुड़े हुए प्रोविजन है, ऑडिटिंग से जुड़ी हुई बातें हैं। जो एक ऑडिटर है वो कुछ इन चीजों को, इन इश्यूज को डील करता है, देखता है। तो सबसे पहले इशू यहाँ पे दिया गया कट ऑफ का, फिर है क्लासिफिकेशन, अकरेंस और फिर है एग्जिस्टेंस। देखो यहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ का मतलब होता है कट ऑफ डेट, कि कोई ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग पीरियड में आएगी या फिर अगले अकाउंटिंग पीरियड में आएगी, तो ये अकाउंटिंग पीरियड से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको ए को मैच करना है तो आप इसे 3 से मैच करेंगे कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिपोर्टेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड। इसके बाद है क्लासिफिकेशन, कि आपने सही तरीके से क्लासिफाई किया, जिस अकाउंट को आपको एसेट बनाना चाहिए था एसेट बनाया, जिसको एक्सपेंस बनाना चाहिए था आपने उसे यहाँ पे एक्सपेंस बनाया। यानी कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उन्हें आपने प्रॉपर अकाउंट्स में यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो बी को आप 2 से मैच कर दीजिए। अक्रेंस का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस वास्तव में अक्कर करी हैं, ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव अक्कर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि एसेट्स और लायबिलिटीज आपके वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, दे एक्चुअली एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, और इसे आप 1 से मैच कर देंगे। तो करेक्ट मैचिंग प्यारे दोस्तों हमारे पास जो बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट मैचिंग हमारी यहाँ पे बन जाएगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ ये कुछ बेसिक कंसेप्ट कोर्स में ऑडिटिंग में भी डिस्कस किए गए थे, तो अगर आप इनको भी अप्लाई करते तो आसानी से आपका आंसर यहाँ पे निकल जाता। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। और लिस्ट 1 में सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कितना ज्यादा है उसे बताता है। और अगर आप इसको मैच करने की सोचेंगे तो इनिशियली आपको कुछ मिलेगा नहीं कि किससे मैं इसको मैच करूं, बट जो ऑप्शन नंबर 1 है उसे आप इसे मैच कर सकते हैं। मुझे को लगता है ये सही नहीं लिखा इन्होंने, लिखा हुआ है प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। एक्चुअल में क्या लिखना चाह रहा है, एक्चुअल में लिखना चाह रहा है प्रॉफिट इनटू सेल्स, या फिर ये स्लैश का मतलब है और पीवी रेशो,
प्रॉफिट इंटू सेल रेशो या फिर पीवी रेशो, ऐसा कुछ लिखना चाह रहा है मेरे को तो ये लग रहा है। तब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ये बन जाएगा, प्रॉफिट इंटू पीवी रेशो एक फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो तब ये फॉर्मूला हमारा सही बन जाएगा। तो ए को 1 से आप तब मैच कर पाएंगे। फिलहाल बाकियों की मैचिंग आप कर सकते हैं। जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। पीवी रेशो आपकी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल हो जाएगी, तो ये आपका C3 से मैच हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन जो है आपका रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, तो ये 2 से मैच हो जाएगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की हुई थी, तो आई डोंट थिंक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। चलिए यहाँ पे सवाल दिया गया, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द फॉलोइंग बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हु यूजेस कैट। तो कैट का मतलब आपको पता है ना, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर उनका इस्तेमाल ऑडिटर करेगा तो उसको यहाँ पे क्या फायदे होने वाले हैं, ऐसा ये सवाल आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे देखो ना, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने को कह रहा है। अब प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो बेनिफिट्स को, ऐसी बात थोड़ी सी अजीब लग रही है। अरे बेनिफिट्स है तो बेनिफिट्स कौन से हैं कौन से नहीं है ये चूज करने को बोलो। बेनिफिट्स को कौन प्रॉपर सीक्वेंस में लगाता है? तो फिर अगर आप इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जो थोड़ा सा आपका छोटा बेनिफिट है उसको नीचे रखो, और जो बड़ा बड़ा बेनिफिट होता जा रहा है आप उसको ऊपर रखो, ऐसा कुछ करने की बात हो रही है। तो अगर आप पॉइंट्स को यहाँ पे रीड करेंगे, चेक ससेप्टेबिलिटी टू थ्रेट, इवेल्युएटिंग द सिस्टम, डाटा सिक्योरिटी, बोल्स्टर कंट्रोल, डेवलप आईटी गवर्नेंस, तो आपको पॉइंट नंबर ई लगेगा बहुत बड़ा यार, ये तो आईटी गवर्नेंस को पूरा डेवलप कर रहा है, तो बहुत बड़ा मदद कर रहा है ये, तो ये सबसे बड़ा है, इसको सबसे लास्ट में रखना चाहिए। तो ई को आप लास्ट में रख सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो ई को अगर आप लास्ट में रखते हैं तो डी और ई दोनों लास्ट में आते हैं, बोल्स्टर कंट्रोल और आईटी गवर्नेंस को डेवलप करना दोनों लास्ट में आएगा। अब आपको चूज करना है पहले किसको रखे, सी को रखे या ए को रखे। Check susceptibility to threat. Much of the accounting is done through cloud accounts or through other online system. और सी कह रहे डाटा सिक्योरिटी। देखो ए वाला जो है ना वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब छोटे लेवल का लग रहा है, डाटा सिक्योरिटी थोड़ा सा और बड़ा लग रहा है। बट ए वाला थोड़ा सा छोटा लग रहा है कि हाँ हमें कोई थ्रेट वगैरह हो सकता है या नहीं, उसको हम परख रहे हैं। और सी ओवरऑल डाटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो सी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। और आई थिंक इसीलिए इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, जिसमें ए बी सी डी ई की सीक्वेंस दे रखी है, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा वाली सीक्वेंस दे रखी है। अब बेनिफिट्स को मेरे हिसाब से ऑर्डर में अरेंज करने को नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी ऐसे सवाल ये जान पूछ कर डाल दे ताकि कोई बच्चा सारे सवाल ठीक ना कर दे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे, और कुछ सवालों में ये एम्बिग्यूटी वीकनेस पक्का छोड़ देता है। और ऐसे सवाल हमेशा आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको सोच समझकर जो आपको सही लग रहा है वो आंसर आपको लगाकर आना है। और चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द बजटिंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो बजटिंग के जो स्टेप्स होते हैं करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। बहुत ही जनरल सवाल है, आप पढ़ के आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को आइडेंटिफाई करना होगा जी। करने के बाद आप उनको स्क्रीन करेंगे, कौन सा प्रपोजल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है उसको निकाल देंगे, और जो बाकी बचेंगे आप उनको डिटेल में विस्तार से इवेल्युएट यहाँ पे करेंगे। और फिर जो आपको अच्छा लगेगा उसे इंप्लीमेंट कर देंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद भी आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उस प्रपोजल की उसको बार बार रिव्यू करेंगे। तो करेक्ट मैचिंग जो है ना आपकी ऑप्शन नंबर 3 की यहाँ पे बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन आपको दे रखा है। असर्शन दिया, व्हेन होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% बट नॉट होल शेयर्स ऑफ अ कंपनी, देन द होल्डर्स ऑफ रेस्ट विल बी नोन एज माइनॉरिटी। तो होल्डिंग सब्सिडरी वाला जो कंसेप्ट होता है, अगर होल्डिंग कंपनी के पास 50% से ज्यादा है बट पूरे 100% नहीं है, तो जितने शेयर उसके पास नहीं है, जैसे उसके पास 90% है, तो बाकी 10% हो गए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है। तो बिल्कुल सही है सेशन। Minority interest is calculated by considering proportionate shares and reserves of the holding company. अब यहाँ पे ना ये होल्डिंग कंपनी के हम रिजर्व्स और शेयर्स नहीं देखते, तो सब्सिडरी कंपनी है, लेट सपोज उसका जो यहाँ पे रिजर्व्स और शेयर का टोटल बन रहा है, दैट इज लेट सपोज कितना बन रहा है, 10 लाख का बन रहा है। ठीक है, तो उसमें 10 लाख में 90% यानी कि जो 9 लाख है वो हमारे पास किसका हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा जी हमारे पास जो होल्डिंग कंपनी है उसका, और बाकी 1 लाख हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो सब्सिडरी कंपनी का मैं प्रोपोर्शन ले रहा हूं, सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन 10% कंसीडर कर रहा हूं, जो कि मेरे यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, ना कि होल्डिंग कंपनी के शेयर्स और रिजर्व्स का प्रोपोर्शन कर रहा हूं। ओके, तो आर तो गलत हो जाएगा, ए सही है।
और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 है उसका हो जाएगा A is true but R is false। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ ये होल्डिंग सब्सिडरी वाला कंसेप्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट की 50% से आपके पास यहाँ पे अगर ज्यादा है बट 100% नहीं है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट राइज हो जाता है। ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में डिस्कस करी हुई थी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हुए थे। तो अगर आपको ये बेसिक चीजें मालूम थी तो आई डोंट थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner with 1/5 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio of the partners. ओके, तो 1/5 अब चला गया Z के पास, तो बचा कितना, 4/5 बचा। तो 4/5 में से जो 3/5 है वो X का हो जाएगा, यानी कि 12/25 X का हो जाएगा। और हमारे पास 4/5 में से 2/5 जो है वो y का हो जाएगा, यानी कि 8/25 हो जाएगा y का। ओके, तो इस केस में हमारे पास जो रेशो बनने वाली है x का y का आ गया। z का हमें 1/5 दे रखा है, 1/5 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/5 को हम यहाँ पे 5/25 भी लिख सकते हैं। तो 12:8:5 का रेशो जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगा। और ये रेशो हमें दे रखा है जी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए सवाल है जी, एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। देखो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो होगा। तो कंट्रीब्यूशन आपकी जो है उसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपको कह रहा हूं प्रॉफिट आपका जीरो है, तो प्रॉफिट जीरो होने का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट आपके क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट, कैसे इनकम स्टेटमेंट बनती है मार्जिनल कॉस्टिंग में, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हुई थी। तो उन चीजों को अगर आप अप्लाई करते, कंसेप्ट्स को अप्लाई करते एग्जामिनेशन में, तो आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेते। तो एप्लीकेशन पार्ट में अगर आप लैक करते हैं तो आपको बहुत सी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कैपेसिटी, तो आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन अ बेनिफिट विच विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हाँ ऐसा भी देखने को मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ अ परमानेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, तो हाँ ये भी कुछ हद तक सही है। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वाली जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना, थोड़ी सी वेग रखी है इन्होंने, क्लियर नहीं रखी है। पता नहीं लग रहा क्या कहना चाह रहा है, इसको लिखना चाहिए था कि इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखना चाहिए था, तो हम इसे गलत कर देते। ठीक है, बट ऐसा वेग ही छोड़ दिया, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात हो रही है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में ही लिख रहा है। और ये वाला जो है हमारा, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही नहीं बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में डिस्कस किया था, और एग्जांपल भी यही लिया था, ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो यही आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस किया था। तो ये कंसेप्ट अगर आपको मालूम है, याद है, तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, और इस सवाल में हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालनी है। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना काफी सारे स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट होता है, और उसमें अगर कोई अलग सा वेरिएंस पूछ ले, अलग सा रेशो पूछ ले, तो और घबरा जाते हैं, हम नहीं सॉल्व कर पाते। बट सवाल वैसे बहुत आसान है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप ये सवाल देखेंगे ना, आपको सारी चीजें सीधी सीधी दे रखी है, बस आपको इक्वेशन में डालना है। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी ऑफ द आउटपुट भी दे रखा है, 20 दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल यील्ड भी दे रखा है, और एक्चुअल कॉस्ट पर केजी ऑफ द आउटपुट भी दे रखा है। देखो हमारी एक्चुअल यील्ड हमारी क्या निकल कर आई है, एक्चुअल यील्ड जो हमारी निकल कर आई है वो 182 केजी की निकल कर आई है, ठीक है। और स्टैंडर्ड यील्ड हमारी कितनी है, वो 90 केजी की है। क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट 100 है और एक्चुअल इनपुट 200 है। तो अगर मेरे को दोनों को कंपेयर करना है, तो मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं 200 केजी का इनपुट डालता तो मेरी यील्ड कितनी आनी चाहिए थी, देखो 100 का डालता तो 90 आनी चाहिए,
और 200 का डालता तो जाहिर सी बात है 180 आनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड यील्ड मेरी हो गई 180। ओके, तो 180 माइनस 182 अगर आप करेंगे, इन दोनों को लेस करेंगे तो ये 2 आ गया। आपकी एक्चुअल यील्ड स्टैंडर्ड यील्ड से ज्यादा है तो अच्छी बात है, और इसे आप 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 फेवरेबल निकल कर आएगा कि आपकी एक्चुअल यील्ड जो है ना वो स्टैंडर्ड यील्ड से ज्यादा है। तो 40 फेवरेबल निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का कंसेप्ट, इसका फॉर्मूला आपके साथ कोर्स में डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला भी याद था, आप उसे अप्लाई करते तो आई थिंक आप इसका आंसर आसानी से लगा लेते। चलिए अगला सवाल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स। अब ये सवाल ना गवर्नमेंट की बजटिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये सवाल वैसे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है। तो हमारी जो गवर्नमेंट की बजटिंग होती है उसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, जिससे कुछ नए एसेट्स क्रिएट कर रही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बाकी खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो फार्मर्स को जो डेट रिलीफ दिया, सब्सिडी दिया, स्टेट्स को ग्रांट दिया, तो इनको नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिया जाता है। और बाकी जो हमारे प्लान एलोकेशन है उनको इसमें नहीं लिया जाता। और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर दिया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ए बी एंड सी ओनली। ये सवाल आपके सिलेबस से बाहर है बट फिर भी इन्होंने एग्जाम में डाल दिया, पूछ लिया। तो बेसिक समझ लेना क्या होता है गवर्नमेंट बजटिंग, उसके अंदर रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है। बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द सिलेबस, और भूले भटके एक बार पूछ लिया तो अगली बार भी आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस पर ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ इन्वेस्टिंग में कौन सी आएंगी। कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, तो ये बिल्कुल आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो आपके कैश एडवांसेस और लोन्स हैं थर्ड पार्टी को। तो अगर आप कोई लोन दे रहे हैं किसी को, अगर आप किसी को कोई लोन वगैरह दे रहे हैं और ये आपका फाइनेंशियल एंटरप्राइज का लोन नहीं है, यानी कि आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है लोन वगैरह देना, तो आप किसी को कोई लोन लोन वगैरह दे रहे हैं, आप उससे इंटरेस्ट वगैरह भी वसूलेंगे, ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह कह सकते हैं हम। तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल सकते हो। फिलहाल अभी स्किप करके आगे देख लेते हैं एक बार। कैश रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो बिल्कुल ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। तो ऊपर वाले जो लोन दिए थे वो आपको वापस आ रहे हैं, तो अगर आप ऊपर वाला इन्वेस्टिंग में लेकर चल रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। कैश रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड, तो आपने जो बोरो किया था आप वापस कर रहे हैं, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। तो ए तो आएगा, डी और ई पक्का नहीं आएंगे, बी और सी लग रहा है आ सकते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आसानी से मार्क कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की हुई थी, और इसमें लिखा भी हुआ था कि कैश एडवांसेस और लोन्स आप थर्ड पार्टी को दे रहे हैं अदर देन ऑपरेटिंग, वो इसके अंदर ही आते हैं। तो अगर आपने कोर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ था तो आई डोंट थिंक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आती। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स यूज्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने हैं, वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी, करेंसी या फिर ड्यूरेशन। देखो यहाँ पे ना हमारे पास करेंसी और वॉल्यूम ये कोई कॉस्ट ड्राइवर नहीं होते, ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन होते हैं। तो देखो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम ये एग्जैक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि किस एक्टिविटी की वजह से कॉस्ट आ रहा है, और उसका प्रॉपर ड्राइवर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन के बेसिस पे देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन यानी कि जैसे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए, तो कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके ऑर्डर्स के हुए उसके बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं। ऐसी ड्यूरेशन को भी देख सकते हैं, जैसे आपने देखना है कि आपके जो इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है उसे कैसे एलोकेट करूं, तो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्शन आवर्स कितने हैं, तो किस काम पे कितने ज्यादा इंस्पेक्शन आवर्स हैं उस पे एलोकेट कर दीजिए। इसके अलावा है इंटेंसिटी बेस्ड। देखो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी काम को करना कितना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर इसका कोई एग्जांपल हम लें, तो लेट सपोज आप ना क्या करते हैं, आप वॉशिंग का काम करते हैं, आप पेट्स को वॉश करते हैं, ठीक है। 3 तरीके के पेट्स को आप वॉश करते हैं। किन को वॉश करते हैं, एक तो आप गोल्ड फिश को वॉश करते हैं, और एक आप चिकन को करते हैं, और एक आप डक्स को वॉश करते हैं, ठीक है। अब जो गोल्ड फिश है उसको वॉश करना बहुत आसान है, चिकन को थोड़ा सा मुश्किल है, और डक्स को वॉश करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही मिट्टी वाले होते हैं वो,
ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अपनी ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करना है तो आप डक्स को, क्योंकि वॉश करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, आप उनपे ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पे कि कौन से काम को करना कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा इंटेंस है कोई काम करना, उसके बेसिस पे आप एलोकेशन ले सकते हैं। तो इंटेंसिटी बेस्ड ड्राइवर भी देखने को मिल सकता है। तो बी, सी और ई करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। आपको इंडेस दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक दे रखा है। तो इंडेस 37 है, इंडेस 104 है, इंडेस 2 है और इंडेस 19 है। देखो यहाँ पे आपके पास जो मैचिंग आपको करनी है उसमें इंडेस 37 जो आपका मैच होगा दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। और आपका जो इंडेस 104 है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से। इंडेस 2 जो है वो आपका एएस 2 की तरह इन्वेंट्री से ही जुड़ा हुआ है। और इंडेस 19 जो आपका बचा वो आपका जुड़ा हुआ है जी एम्प्लॉय बेनिफिट से। ओके, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, आई थिंक आपने बना ली होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है करेक्ट मैचिंग बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगेन फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको इंडेस याद है तो आप इसे आंसर कर सकते थे। तो ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो लिस्ट बना लीजिए, याद कर लीजिए, आपके पक्का काम आने वाले एग्जामिनेशन में। एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख के हमेशा जाना जरूरी हो जाता है ऐसी चीजों को, ताकि एग्जाम वाले दिन आप उनको रिकलेक्ट कर सके। सवाल है जी, फॉलोइंग आर द कॉन्टेक्सुअल ऑडिटिंग विद वाइडर इंटेंसिटीज। तो बहुत ही कुछ फैंसी से शब्दों का इस्तेमाल किया। स्पेशल ऑडिट, इंटरनल चेक, एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट। Choose the correct sequence from the option given below in increasing order of underlying intensity। यानी कि आपको बोल रहे कि जो ज्यादा इंटेंस है आप उसे बाद में रखें, जो कम इंटेंस है आप उसे पहले रखें। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो ऑडिटिंग थोड़ी आपको छोटी लग रही है, कम इंटेंसी लग रही है, कम कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, आप उसे पहले रखो। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है उसे बाद में रख लो। ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले आप इंटरनल चेक को डालेंगे, क्योंकि इंटरनल चेक कोई ऑडिट तो है ही नहीं, ये तो चेकिंग है। तो चेकिंग को आप सबसे पहले रख सकते हैं। इसके बाद आपका इंटरनल ऑडिट हो जाएगा, जो कि अंदर वाले लोग कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से अंदर वाले लोग ऑडिटिंग कर लेंगे। इसके बाद आपका इंटरिम ऑडिट हो जाएगा, जो कि साल के बीच में आप ऑडिटिंग कर रहे हैं। इसके बाद एनुअल ऑडिट को लगा सकते हैं, साल के एंड में ऑडिटिंग हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा। और फिर स्पेशल ऑडिट, तो आप स्पेशल कर रहे हैं कुछ स्पेशल चीज को चेक करने के लिए, तो उसे डिटेल में उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, तो कॉम्प्लिकेटेड वगैरह रहने वाला है ये। ओके, तो आप सही ऑर्डर अगर बनाने की कोशिश करें ऐसा अपना कॉमन सेंस से, तो आपका आंसर सही बैठ जाएगा। तो सबसे सही आंसर जो इसका बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर दिया गया ऑफिशियल की के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सवाल है, द स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वो स्टेज जहां पे आप जॉइंट प्रोडक्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोला जाता है। इसी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। देखो, हमारे पास ना जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हम अपना जो क्रूड ऑयल है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। तो कुछ काम हम कॉमन कर रहे होते हैं क्रूड ऑयल पे, और क्रूड ऑयल पे कुछ काम कॉमन करने के बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे, अब हमारे पास सारी चीजें अलग अलग हो गई, पेट्रोल, डीजल और चीजें हमारे पास, और फ्यूल सब अलग अलग हो गए। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद सब अलग अलग हो गए, ये पॉइंट हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद ये सब अलग अलग हो गए और इनका खर्चा यहाँ पे सेपरेबल हो जाएगा। ऑल द कॉस्ट आर गोइंग टू बी सेपरेट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक ये कॉमन रहे और यहाँ का जो खर्चा है इन तीनों का कॉमन खर्चा होगा, और इसको आपको अपोर्शन करना होगा तीनों के ऊपर, जिसके अलग अलग तौर तरीके अवेलेबल है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बन जाएगा। और जॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके अंदर आपके साथ बेसिक जॉइंट प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट भी डिस्कस किया, और उसमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी आपको बताया था। तो अगर आप उस कंसेप्ट को यहाँ पे इस सवाल से लिंक कर लेते तो आसानी से इसका आंसर आप मार्क कर देते। तो प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के सवाल आपके साथ डिस्कस किए, जो कि इस बार एग्जाम में आए थे। कुछ सवाल टेढ़े थे, बट मोर और लेस आपके सवाल आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस जो है वो भरपूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।